हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं आपकी 10th क्लास की एसएसटी की एक बुक समकालीन भारत 2, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संसाधन क्या होते हैं। हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु, ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है और जिसे बनाने के लिए प्रॉपर हमारे पास प्रौद्योगिकी है, मीन्स टेक्नोलॉजी है, और उसे बनाना संभाव्य है, वो क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है। क्लियर? यहाँ बता रखा है मानव प्रकृति से, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के माध्यम से संसाधनों का विकास कर सकता है। हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको रूपांतरित करके टेक्नोलॉजी की हेल्प से और संस्थाओं के इन सबके क्रियात्मक संबंध में ही हमें संसाधन मिलते हैं। मानव टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकृति में जो जितनी भी वस्तुएं हैं उनको संसाधन में बदल सकता है, उनसे संसाधनों का निर्माण कर सकता है और जिससे विकास की गति तेज होती है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं। पहले हम समझते थे कि संसाधन हमें प्रकृति से ही मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों को मानव ने खुद के लिए निर्मित किया है। संसाधनों को हम अलग अलग प्रकार में वर्गीकरण इनका कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मीन्स कैसे बने हैं, वो जैव है या फिर अजैव है। देन समाप्यता के आधार पर कि कब समाप्त होंगे, उसके आधार पर नवीकरण योग्य एंड अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 4 होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार एवं संचित कोश। तो ये इनका वर्गीकरण है। संसाधन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। जो प्रकृति से मिलते हैं वो प्राकृतिक और जो मानव निर्मित है वो मानवीय। प्राकृतिक 2 तरीके के होते हैं फर्दर, नवीकरण योग्य एंड अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य में सतत अथवा प्रवाह जो चलते रहते हैं, मीन्स पवन और जल, और जैव जैसे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। और अनवीकरण योग्य 2 तरीके के होते हैं, पुनःचक्रीय और अचक्रीय। पुनःचक्रीय एग्जाम्पल है धातु। पुनःचक्रीय का मतलब क्या होता है कि एक बार हमने उसे यूज़ कर लिया तो हम दोबारा भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लोहे की बनी चीज़ को आप एक बार यूज़ कर लो तो दोबारा उसको यूज़ कर सकते हो। लोहे को पिघला के वापस से कुछ नया बन सकता है, लेकिन पेट्रोल को एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा से पेट्रोल तो नहीं बना सकते ना। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? अचक्रीय। मानवीय संरचनाएं या संस्थाएं और मात्रा, गुणवत्ता 2 तरीके के होते हैं। देखते हैं इनको डिटेल में। संसाधनों के प्रकार। पहले है उत्पत्ति के आधार पर, मीन्स उनकी उत्पत्ति किस से हुई है, जीवित चीज़ों से हुई है और अजीवित चीज़ों से हुई है। तो जैव संसाधन क्या होते हैं? इनकी प्रकृति हमें जीव मंडल से होती है और इनमें क्या होता है? जीवन होता है, मीन्स ये जीवित होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, पेड़ पौधे हो गए, वो भी जीवित में आते हैं। मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सारे हैं जैव संसाधन। अजैव संसाधन वो होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टानें हुई, धातुएं हो गई, तो ये होते हैं अजैव संसाधन। नेक्स्ट है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मीन्स कब समाप्त होंगे वो। नवीकरण योग्य संसाधन कौन से हैं? वो संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं से हम नवीकृत कर सकते हैं और पुनः उनको उत्पन्न किया जा सकता है, दोबारा बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे संसाधन कौन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव संसाधन। तो इनको हम दोबारा से बना सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये क्या है? नवीकरण योग्य। और अनवीकरण योग्य कौन से होते हैं? इन संसाधनों का विकास बहुत ही लंबे भू अंतराल में होता है, मीन्स बहुत लंबे टाइम में होता है। जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये वो संसाधन हैं जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो पुनःचक्रीय होते हैं। पुनःचक्रीय की बातें हमने की हैं अभी, कि जिन्हें हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं एक बार प्रयोग करने के बाद। और अचक्रीय वो होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के साथ ही खत्म हो जाते हैं, उन्हें दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कि पेट्रोल। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व होता है जैसे
किसका हक है, किसका अधिकार है उस संसाधन के ऊपर। सो व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं जिनके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का हक होता है। जैसे हमारी ज़मीन हो गई, हमारा घर हो गया, हमारे कुछ प्लॉट्स हो गए, हमारी खुद की प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, व्यक्तिगत। सो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। सो जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत बोलते हैं। जैसे गांव में बहुत सारे लोग भूमि के स्वामी होते हैं, लोग भूखंड, घरों व जायदाद के मालिक होते हैं। सो ये कुछ क्या है, निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। क्लियर। सामुदायिक स्वामित्व कौन सा होता है, जिसके ऊपर पूरे समुदाय का हक होता है। जैसे समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं जो संसाधन, ऐसे संसाधन क्या होते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले। जैसे हमारे गांव की क्या क्या चीज़ें, शामलाट वाली जितनी भी भूमि होती है, जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, पार्क होते हैं, पिकनिक स्थल होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, इनके ऊपर पूरे समुदाय का हक होता है। तो ये क्या है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मीन्स जो हमारे देश के संसाधन हैं। सो देश में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं वो सारे ही क्या होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं। उनके ऊपर देश की सरकार का क्या होता है, अधिकार होता है। तो वो सरकार आम जनता के हित के लिए भूमि को अधिग्रहित भी कर सकती है। अधिग्रहित मीन्स जैसे कोई रेलवे लाइन बननी है और हमारी ज़मीन उसमें आ रही है, तो वो सरकार हमसे ज़मीन खरीद सकती है क्योंकि सरकार का उसके ऊपर हक है। हमारी ज़मीन भी क्या है, सरकार का एक राष्ट्रीय संसाधन है। सो शहरी विकास के लिए, रेलवे लाइनों के लिए, ये भी लोगों के खेतों में ही बनी हुई हैं। सारे जितने भी खनिज पदार्थ हैं, हमारे जल संसाधन हैं, वो सारे ही जो भी हमारी राजनीतिक सीमाओं के अंदर आते हैं। और समुद्र का कितना हिस्सा आता है, 12 समुद्री मील, यानी कि समुद्र तट से लेकर 22 किलोमीटर तक जो समुद्र है उसके ऊपर किसका हक होता है, हमारी सरकार का हक होता है। वो भी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है हमारा। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन मीन्स जिनके ऊपर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। जैसे तट रेखा से लेकर 200 समुद्री मील तक जो समुद्र है अपना, वो क्या है, उस महासागर पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार है। उनके सहमति के बिना हम वहां पर कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर। अब किसी संसाधन का कितना विकास हो चुका है उसके आधार पर हम उन्हें कैसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है संभावी। संभावी मीन्स जैसे कि किसी प्रदेश में वो संसाधन है, किसी जगह पर वो संसाधन है लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा और बाद में हो सकता है कि उनका उपयोग किया जाए, तो ये होते हैं संभावी। जैसे कि हमारे भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा, हवा और सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन इनका सही ढंग से विकास अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये है संभावी, कि संभावना है आगे जाकर इनका विकास होगा। विकसित संसाधन कौन से होते हैं, वो संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और उनका उपयोग भी हो रहा है, उनकी मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, जिन्हें हम आज के टाइम पे उपयोग कर रहे हैं, वो होते हैं विकसित संसाधन, जिनके लिए हमारे पास विकास प्रौद्योगिकी मीन्स अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। नेक्स्ट है भंडार। भंडार मीन्स पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, परंतु उनके लिए अभी तक हमारे पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हमें पता है जो पानी होता है, जल होता है, वो 2 गैसों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो हाइड्रोजन है वो ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन आज तक वो टेक्नोलॉजी ही नहीं बनी जो पानी में से हाइड्रोजन गैस को अलग कर सके। क्लियर। सो ये क्या है, पानी में हाइड्रोजन गैस का भंडार है लेकिन उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। संचित कोश। संचित कोश मीन्स यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु अभी तक इसका आरंभ नहीं हुआ है। हो सकता है भविष्य में इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसका हम उपयोग करें। जैसे कि नदियों के जल से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन आज करते हैं हमारे इंडिया में जल से बिजली पैदा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इसका विकास अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये क्या है, हमारा एक संचित कोश है।
संसाधनों का विकास। अब संसाधनों का विकास मतलब संसाधनों को अच्छा बनाना। जिस संसाधन हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक है, तो उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। कि हम जिस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि हम पानी से बिजली बना रहे हैं, तो पानी को सही रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। क्लियर। मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, तो मिट्टी को, ज़मीन को प्रदूषण मुक्त रखना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वैसे कि संसाधनों का विकास ऐसे किया जाए कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अब इनका अंधाधुंध उपयोग हम करने लगे हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, जिससे कि बहुत समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे कि कुछ लालचवश संसाधनों का ह्रास करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए। हमने देखा जो अमीर लोग हैं वो ही उनका उपयोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिससे कि समाज अमीर और गरीब दो हिस्सों में बंट चुका है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से विश्वव्यापी एक संकट पैदा हो गया। जैसे कि भूमंडलीय तापन, हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, ओजोन परत अवक्षय, ओजोन परत नष्ट हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं संसाधनों का अधिक और सही तरीके से प्रयोग ना करने की वजह से। तो मानव जीवन गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा करना होगा समाज में, कि सारे ही व्यक्तियों के पास संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों या फिर देशों के द्वारा संसाधनों का दोहन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर तरीके के जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसाधनों के उचित उपयोग की योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक। और सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही हिस्सा है। अब सतत पोषणीय विकास, यह शब्द बहुत ज़रूरी है। इसका क्या मतलब होता है वो भी देखते हैं। सतत पोषणीय विकास मीन्स एक आर्थिक विकास का ही एक अर्थ है। वो विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, वर्तमान विकास की प्रक्रिया को भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना भी ना करे। मीन्स विकास करना, लेकिन ऐसे करना कि पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी वो संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। क्लियर। जैसे कि हम बोलते हैं कि पेट्रोल बोला जाता है कि कुछ ही समय में, मीन्स कुछ ही सालों में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा जिस पैमाने पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इट मीन्स कि पूरा आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीज़ नहीं बचेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सतत पोषणीय विकास का मतलब ही है कि पर्यावरण का प्रदूषण भी कम हो और वो संसाधन आने वाली पीढ़ियां भी यूज़ कर सके, प्रयोग कर सके। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, इनके 1992 में ब्राज़ील के एक शहर में ये सम्मेलन करवाया गया। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने हिस्सा लिया। 100 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया इसमें। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। और ये किस लिए करवाया गया था? विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। एक तो पर्यावरण संरक्षण कराना था और दूसरा जो आर्थिक विकास है वो कैसे किया जाए, उन जो समस्याएं थी उनका हल ढूंढने के लिए सम्मेलन को करवाया गया। और सम्मेलन में जितने भी नेता थे उन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। रियो डी सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी के सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 बनाया गया, जिसको स्वीकृति दी गई। अब एजेंडा 21 क्या है वो भी देखते हैं। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है। कौन सी घोषणा है? जिससे कि 1992 के ब्राज़ील शहर के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। एक ऐसी घोषणा जिसे सारे ही राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकृत किया था, माना था। इसका उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। सतत पोषणीय विकास क्या होता है हमने अभी पढ़ लिया, तो उसी को हासिल करने का इसका एक उद्देश्य है। यह एक कार्यसूची है। कार्यसूची मीन्स कि हमको कौन कौन से कदम उठाने हैं आने वाले सालों में जिससे सतत पोषणीय विकास हम हासिल कर सकें।
जिसका उद्देश्य क्या है? समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं व जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग, सारे देशों को मिलकर सहयोग करना पड़ेगा इन सब में, और पर्यावरण की क्षति को होने से रोकना है, गरीबों और रोगों को निपटाना है, मतलब गरीबी से और रोगों से हमें निपटना है। सो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय मीन्स हर एक देश अपना अपना एजेंडा 21 बनाए, अपने अपने एजेंडे बनाए कि 21वीं सदी में हमने ये कदम उठाने हैं जिससे हमने पर्यावरण का नुकसान भी रोकना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की बचत भी करनी है। क्लियर? संसाधन नियोजन। अब नियोजन क्या होता है? नियोजन मीन्स सही तरीके से प्रयोग करना। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक अच्छी नीति है। इसीलिए भारत जैसे देश में जहाँ पर साधनों की अधिक विविधता है वहाँ यह और भी महत्वपूर्ण है। अब हमारे इंडिया में हर तरीके के संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया की अलग अलग जगह पे अलग अलग संसाधन मिलते हैं। ऐसे नहीं कि हर जगह पे सारे ही मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता कम है, कहीं पर ज़्यादा है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या है, खनिज और कोयले के जो भंडार हैं वो तो बहुत मात्रा में, खनिज और कोयला तो बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन बाकी चीज़ें कम हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत मात्रा में मिलते हैं, परंतु मूल विकास वहाँ पे इतना नहीं है। राजस्थान में क्या है, पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा दोनों ही मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमने ये देखा है कि वहाँ पर भी एक प्रौद्योगिकी नहीं है इन चीज़ों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए, और वहाँ पर जल संसाधनों की भी कमी है। अब लद्दाख क्या है, एक शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, तो वहाँ पर भी बहुत ही कम संसाधन ऐसे हैं जो लोगों के काम आ सकते हैं। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और राजस्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया जाए? संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। संसाधन नियोजन में क्या क्या करना पड़ता है? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करो, उनकी एक तालिका बनाओ, मीन्स एक टेबल बनाओ कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से संसाधन हैं। फिर इस कार्य में क्या क्या करना पड़ता है? क्षेत्रीय सर्वेक्षण, वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ है। मानचित्र बनाना पड़ेगा, उन संसाधनों के गुणात्मक और उनकी मात्रा का अनुमान लगाना, उनका मापन करना कि इस जगह पर इतने संसाधन हैं, इतनी इसकी मात्रा है और इतने टाइम तक इन्हें यूज़ किया जा सकता है, तो पहले वो बनाना पड़ेगा। और सेकंड क्या करना पड़ेगा? संसाधन विकास के लिए कुछ योजनाएं लागू करनी पड़ेगी, उचित प्रौद्योगिकी, अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी, और फिर संसाधन विकास योजनाओं को लागू करना और उन्हें बनाए रखना, ये सब हमें संसाधन नियोजन के लिए करना पड़ेगा। और आज़ादी मिलने के बाद से ही जब से प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी, तब से ही संसाधन नियोजन के प्रयोग किए जा रहे हैं हमारे देश में। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता होना एक महत्वपूर्ण शर्त है, लेकिन अगर संसाधन होंगे और टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो भी वो विकास नहीं हो पाएगा। देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संसाधन तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से वो क्या है, पिछड़े हुए हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी होते हुए भी वो आर्थिक रूप से बहुत विकसित हैं। उपनिवेश का इतिहास भी हमें यही बताता है। उपनिवेश मीन्स जब अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पे अपना डेरा डाला था हमारे देश में, तो अंग्रेज वो कहीं भी जाते, किसी भी देश में जाते, वहाँ के संसाधनों का खूब उपयोग करते थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उनके देश में इतने संसाधन नहीं थे, इसलिए वो दूसरे देशों में जाते और उनके संसाधनों का उपयोग करते थे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। जैसे कि अंग्रेज साउथ अफ्रीका में गए, वहाँ पे क्या है, गोल्ड माइंस हैं। दक्षिण अफ्रीका में गोल्ड माइंस है, सोने की खदानें हैं, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में योगदान तभी दे सकते हैं जब टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी और विकास वहाँ पे होगा।
उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने भी इन सबका अनुभव किया है। भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी और हमारे मानव संसाधन की गुणवत्ता उसका भी योगदान रहा है। ठीक, तो इट मीन्स टेक्नोलॉजी का होना भी बहुत ज़रूरी है। संसाधनों का संरक्षण मीन्स बचा कर रखना, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। संसाधन किसी भी तरीके के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु इनका विवेकहीन उपभोग मीन्स सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब अति उपयोग के कारण कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। कौन कौन सी? पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं, और इन समस्याओं से बचाव के लिए अलग अलग स्तरों पर संरक्षण का होना बहुत ज़रूरी है। संरक्षण हमेशा से ही एक चिंता का विषय रहा। जैसे महात्मा गांधी जी ने कुछ शब्द बोले थे संरक्षण को लेके, वो क्या है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी लालच संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, कि आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए हमें। कुछ लालची लोग इन संसाधनों का क्या कर रहे हैं? ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। इसके स्थान पर बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। कौन? महात्मा गांधी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा रहा है संरक्षण के लिए? वहाँ पर संरक्षण की जो वकालत है 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। उसके बाद 1974 में शुमेसर ने अपनी एक पुस्तक लिखी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। गांधी जी ने भी कहा था ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल मीन्स कि जितनी आवश्यकता है उतना खाओ। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संरक्षण के मूलाधार में योगदान दिया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत भी की। यह रिपोर्ट के बाद में एक और रिपोर्ट आती है, हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित होती है। और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जनेरियो ब्राजील में 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसने भी दिया था। नेक्स्ट, भू संसाधन। भू से क्या अर्थ है? भू से अर्थ है हमारी जमीन, भूमि। इसी पर हम भूमि के ऊपर रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। भूमि से ही हमें वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन और हमारी सारी ज़रूरतें भूमि से ही पूरी हो रही हैं। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। कैसी कैसी आकृतियाँ? जैसे कि पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, द्वीप हैं, ये सारा कुछ पाया जाता है। और हमारी 43% जो भू क्षेत्र है, 43% भू क्षेत्र मैदान है, जहाँ पर कृषि और उद्योग विकसित हुए हैं। और पूर्वोत्तर पूरे भू क्षेत्र का 30% भाग क्या है? पर्वत है। 43% कृषि के लिए है और 30% किसके लिए है? पर्वत के लिए। ये कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास यहाँ पे होता है। देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा क्या है? पठारी है। और इस क्षेत्र में हमें क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं और वन मिलते हैं। ये है हमारे देश की पूरी भूमि किस किस में डिवाइड है। हमारे देश के 43% हिस्से में क्या है? मैदान है, जहाँ पर कृषि हो सकती है। 30% हिस्से में क्या है? पर्वत है। और 27% में क्या है? पठार है। पठार मीन्स जहाँ पे हमें खनिज मिलते हैं। ये देखो, ये क्या है? हमारे देश की भूमि को डिवाइड किया गया है, कैसी कैसी है। ये है जो पहले वाला चार्ट है वो 1960 से 1961 में क्या था, और अगला है 2014 और 15 का लेटेस्ट। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि क्या बताया है इसमें। फर्स्ट में हम देखते हैं जो ये वाला है 46% और ये 45%, ये क्या है? कौन सा इलाका है? ये है
शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र मीन्स जहाँ पर कृषि होती है, तो कृषि का तो लगभग सेम ही है। उसके बाद ये ब्लू वाला ये क्या है, यहाँ पर वन है। पहले वन कितने थे, 18% इलाके में थे, अब कितने पर है, 23% इलाके में वन है मीन्स जंगल है। उसके बाद ये रेड वाला 18% क्या है, बंजर अथवा कृषि अयोग्य, ऐसी धरती जो बंजर है जिस पर कृषि नहीं की जाती। तो पहले ये इलाका कितना था, 18% था, अब कितना है 5.5%। उसके बाद ये वाला 4.95 ये क्या है, गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत मीन्स कृषि के अलावा जितने काम होते हैं वो इसमें होते हैं। तो ये पहले कितना था 4.95 और अब कितना है 8.7%। अब क्यों बढ़ा, क्योंकि जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं वो लगने लगी तो बढ़ा। उसके बाद ये पर्पल वाला क्या है, स्थायी चारगाहें और अन्य गोचर भूमि। चरगाह मीन्स जहाँ पर पशु चराने के लिए लेके जाए जाते हैं। ये पहले कितना था 4.71 और अब कितना है 3.3 है। और ये ब्लू वाला स्काई ब्लू वाला ये है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि वो भूमि होती है, कौन सी भूमि होती है प्रतिभूमि, जिन पर एक बार कृषि करके फिर कुछ सालों के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये पहले कितना था 1.50% और ये अब कितना है 1%। उसके बाद ऑरेंज वाला ये है कृषि योग्य बंजर भूमि, कि है तो बंजर भूमि लेकिन कृषि हो सकती है इसके ऊपर। तो ये पहले 6% था, अब कितना है 4% है। उसके बाद ये वाला ये आपका क्या है, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि की, और जो प्रतिभूमि बच जाती है पुरातन प्रति पहले की प्रतिभूमि वो है। उसके बाद है 3.73 ये है आपका वर्तमान प्रति, कि आज के टाइम पे कितनी भूमि ऐसी है जो प्रति है, आज है 4.9%। क्लियर। सो ये आपका डिवीजन था इसका भूमि का, कि क्या कि हमारे देश की ज़मीन कैसी कैसी है अलग अलग कैटेगरीज में। भू उपयोग मीन्स हम जो भूमि है उसका उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं। पहला है वन, सेकेंड है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जो कृषि जिसके ऊपर नहीं हो सकती, ऐसी कौन सी है, बंजर जमीन और कृषि अयोग्य भूमि। और गैर कृषि कामों में लगी हुई भूमि जैसे कि सड़कों में, उद्योगों में, इमारतों में। और नेक्स्ट प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जैसे कि जो चरगाहें बनी हुई हैं जहाँ पर पशु चराने के लिए लेके जाए जाते हैं वो भूमि। विविध वृक्ष फसलों के अधीन जो भूमि आ जाती है वो। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों तक खेती नहीं की गई है वो भूमि। उसके बाद प्रतिभूमि मीन्स वर्तमान प्रति, जहाँ कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तमान प्रति बोलते हैं, जहाँ 1 साल या उससे कम खेती नहीं की गई। और वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि जहाँ पर 1 से 5 वर्ष तक खेती नहीं की गई, उसे हम क्या बोलते हैं, पुरातन प्रतिभूमि बोलते हैं। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र ये क्या होता है, एक कृषि में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को हम शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि हमारी ज़मीन है, हम साल में 2 बार फसलें बोते हैं वहाँ पर, ठीक। सो इसी हम क्या बोलते हैं, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। सो भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को निर्धारित, अब भूमि का हम कितना उपयोग कर रहे हैं इसको निर्धारित कई तरीके के कारक इसको प्रभावित करते हैं। कौन कौन से, कि वो भू आकृति कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, और वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, प्रौद्योगिकी क्षमता, टेक्नोलॉजी कितनी है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, हर चीज़ प्रभावित करती है। क्लियर। सो पहाड़ों पर वैसे खेत नहीं बन सकते जैसे कि हमारे यहाँ समतल भूमि पर बने हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, प्रभावित, ये सारे ही कारक हैं जो भू उपयोग हम कितना कर रहे हैं उसको निर्धारित करते हैं। सो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग को ही हम भू उपयोग में लाते हैं, जिसके आंकड़े हमारे पास हैं। सिर्फ 93% ज़मीन ऐसी है जिसके आंकड़े हमारे पास आज हैं, क्योंकि कुछ प्रांतों जैसे कि असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची के बारे में जानकारी
उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान और चीन के अधिकृत है, उसके भी आंकड़े हमारे पास नहीं है। स्थायी चरगाहों के आंकड़ों में भी भूमि की कुछ कमी हुई है। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि वो जो अनुपजाऊ है, जिस पर फसलें नहीं उगा सकते, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में एक बार ही फसल उगाई जा सकती है प्रतिभूमि में, उसके बाद इसे खाली छोड़ना पड़ता है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का 80% भूमि पर खेती होती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में यह क्षेत्र 10% से भी कम है। क्लियर। नेक्स्ट है, हमारे देश के राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितना आता है? 33% भौगोलिक क्षेत्र। मीन्स हमारे देश की 33% जमीन पर क्या है? वन है। वन मीन्स जंगल है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका भी इन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। भूप्रयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि कामों में लगाया जाता है। बंजर भूमि में कौन कौन आ जाता है? चट्टानें आ जाती हैं, पहाड़ आ जाते हैं, सूखी और मरुस्थलीय जमीन जो है वो आ जाती है। गैर कृषि प्रयोजनों में लाई गई भूमि जैसे कि बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन वो आ जाते हैं। लंबे समय तक भू संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने के लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण मतलब जो हमारी जमीन है, मिट्टी है, उसकी गुणवत्ता क्या हो रही है? कम हो रही है। इसके कारण समाज और पर्यावरण में गंभीर आपदा भी आ सकती है। अब भूमि निम्नीकरण क्या है वो देखते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करने वाली है। और हमारा भोजन, मकान, कपड़े, सब जितनी हमारी 95% आवश्यकताएं किससे पूरी हो रही हैं? भूमि से पूरी हो रही हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण भूमि को नुकसान भी हो रहा है और भूमि का निम्नीकरण भी हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतें बड़ी हैं। भूमि निम्नीकरण में कितनी जमीन आती है हमारे भारत की? निम्नीकरण मीन्स जो जमीन खराब होने की कगार पर है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो निम्नीकृत है। इसमें से 28% भूमि वनों के अंतर्गत आती है और 56% जल अप्रदित है। जल अप्रदित मीन्स मृदा अपरदन आपने सुना होगा। और जो बाकी बच जाती है वो क्या है? लवणीय है या फिर अक्षारीय है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अगर हम पशुओं को ज़्यादा चराते हैं, खनन करते हैं, उनसे भी क्या होती है? भूमि निम्नीकरण की समस्या होती है। खनन के उपरांत, खनन मीन्स खदानें, जो मिट्टी में खदानें खोजी जाती है, तो खदानों को खनन करने के बाद जो खाली जगह होती है, खुले मैदान होते हैं, उनको वैसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो किसी काम के नहीं रहते। ना तो उनके ऊपर खेती कर सकते हैं, ना उनके ऊपर कुछ और बनाया जा सकता है। खनन के कारण झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन और भूमि निम्नीकरण का मेन कारण क्या है? खनन है। क्योंकि यहाँ पर खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो खनिजों के कारण वहाँ पर खनन होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। पंजाब, हरियाणा में क्या है भूमि निम्नीकरण का कारण? अधिक सिंचाई। हम ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो मिट्टी में जो पानी का स्तर है वो कम होता जा रहा है। अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांतिता और भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवण और अक्षार बढ़ जाते हैं। अब चूना पत्थर बनाना, सीमेंट बनाना, बर्तन बनाना, ये सारी चीज़ें भी भूमि निम्नीकरण में सहायक है। भूमि निम्नीकरण होता है इन सब चीज़ों से। तो इससे क्या होती है? मिट्टी के जल को सोखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो वन रोपण करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, चरगाहों का प्रबंधन करना, पेड़ों की रक्षक मेखला मीन्स शेल्टर बेल्ट बनाना। शेल्टर बेल्ट मीन्स
एक बाड़ बनाना पेड़ों की। सो पशु चारा नियंत्रण भी हो सकता है, और रेतीले जो टीले होते हैं उनके ऊपर कांटेदार झाड़ियां लगाकर भी हम इस प्रक्रिया को सही कर सकते हैं। बंजर भूमि के प्रबंधन के लिए खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को पृष्ठकरण करने के पश्चात विसर्जित करके भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन मीन्स मिट्टी। मिट्टी भी क्या है? एक संसाधन है। सो मिट्टी अथवा मृदा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है। यह पौधों के विकास का एक माध्यम है जो पृथ्वी पर अलग अलग जीवों का पोषण करती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सिर्फ कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में भी लाखों वर्ष लगते हैं। अभी मृदा की कुछ परतें हैं। ऊपरी सस्तंतर की मृदा, देन उपमृदा, अपक्षयित। अपक्षयित मीन्स टूटी हुई चट्टानें। तो यहाँ पे सेकंड में क्या मिलता है? बालू, गाद, मृतिका। और अधस्तरीय अपक्षयित चट्टानें, और उसके बाद अपक्षय रहित चट्टानें जो टूटी हुई नहीं होती। क्लियर? सो मृदा बनने की प्रक्रिया में अलग अलग शैल, जलवायु, वनस्पति और बाकी जो कारक हैं वो सहायक होते हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहता हुआ जल, पवन, हिम नदी, हर कोई अपना अपना योगदान देते हैं मिट्टी के बनने में। सो मृदा में जैव ह्यूमस होता है और अजैव दोनों ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अब मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कारकों में क्या होता है? उनका रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर हम मृदाओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग अलग तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। मृदाओं का वर्गीकरण देखते हैं। सो भारत में अनेक प्रकार की भू आकृतियां और जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसके कारण मिट्टी भी क्या है? अलग अलग है। सबसे पहला टाइप है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा लाई जाती है। मीन्स नदियों के तट के आसपास हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। सो देश की महत्वपूर्ण मृदा है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। और ये कहाँ तक फैला है? राजस्थान और गुजरात तक फैला है। और पूर्व तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये भी नदियां हैं, इनके आसपास भी क्या है? जलोढ़ मृदा के मैदान हैं। सो जलोढ़ मृदा में क्या होता है? रेत, सिल्ट और मृतिका अलग अलग अनुपात में हमें मिलते हैं। सो नदी के मुहाने से लेकर अगर हम आगे जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। ये इंडिया का मैप है। अलग अलग तरह की मृदा हमें यहाँ पे शो की हुई है। तो हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ है? उत्तरी मैदान। ये सारा ही मैदान ये क्या है? जलोढ़ मृदा है जो नदियों के द्वारा लाई गई है। उसके बाद ये रेड वाली आपको क्या है? लाल और पीली मिट्टी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्वत और वन कहाँ पर मिलते हैं हमें? यहाँ पर हमें पर्वत और वन मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद काली मिट्टी हमें कहाँ मिलती है? काली मिट्टी मिलती है हमें यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र के एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। और एक होती है लेटेराइट। तो कुछ क्षेत्र में हमें लेटेराइट मिलती है, जैसे कि यहाँ पे ये लेटेराइट मिट्टी होती है। देन शुष्क हमें कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। क्लियर? तो ये अलग अलग टाइप की मिट्टी है जो हमें देश के अलग अलग भागों में मिलती है। तो हम बात कर रहे थे जलोढ़ की। तो जलोढ़ हमें नदियों द्वारा लाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। जैसे कि आयु के आधार पर हम जलोढ़ को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। पुराना जलोढ़ जिसे हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और नया जलोढ़ जिसे हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। बांगर में कंकड़ ज़्यादा होते हैं और खादर में क्या होते हैं? महीन कण होते हैं, बारीक कण पाए जाते हैं। और जलोढ़ मृदा क्या होती है? बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूने की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों की फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी कारण जो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बहुत
कृषि होती है, और जहाँ पर यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सूखी क्षेत्र की मृदाएं बहुत अक्षारीय होती हैं, उन पर सही सिंचाई करके उन्हें पैदावार लायक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं काली मृदा। काली मृदा की हमने बात की थी, कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र के एरिया में। इसका रंग क्या होता है, काला होता है। इसे रेगर मृदा भी बोला जाता है और यह कपास के लिए अच्छी होती है। जलवायु और शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार दक्कन पठार के क्षेत्र में यह पाई जाती है। किससे बनी होती है, लावा से। यह है काली मृदा। लावा चट्टानें जो होती हैं, लावा के पिघलने से चट्टानें जो बनती हैं, उनसे ये बनती है काली मिट्टी। कहाँ मिलती है हमें, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये फैली होती है। काली मृदा में क्या होती है, महीन कण अथवा मृत्तिका होती है और इसकी नमी धारण करने की एक क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। गर्म और शुष्क मौसम में जब मौसम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है या शुष्क सूखा हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं और दरारों के कारण इनमें जो वायु होती है वो अच्छे से मिक्स हो जाती है और गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। इसीलिए इसको जोतना मुश्किल हो जाता है और उसके जोतने के लिए किसान क्या करते हैं, मानसून से पहले जोतना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है लाल और पीली मृदा। अब लाल मृदा कहाँ मिलती है हमें, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगण्य चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में है पाई जाती है। लाल या पीली मृदा उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर पाई जाती है। इनका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, लौह धातु होती है, और पीला रंग होता है जल योजन के कारण। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। अब लेटेराइट शब्द लेटर से बना है, जिसका क्या मतलब होता है, ईंट। लेटेराइट मृदा कहाँ मिलती है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण शुष्क क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है और भारी वर्षा से ज़्यादातर लीचिंग यहाँ होती है। लीचिंग की वजह से लेटेराइट मृदा बनती है। यह गहरी होती है, अम्लीय होती है। इसमें पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। लेटेराइट मृदा में पोषक तत्व कम होते हैं। कहाँ मिलती है हमें, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ तो इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, बहुत होती है, मतलब ठीक होती है। लेकिन अगर जलवायु शुष्क होगी तो इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होगी और नीचे की सतह में क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, जिसके कारण जो पानी है वो आगे नहीं जा पाता और इनफिल्ट्रेशन हो जाता है। और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि के लायक बनाया जा सकता है, जैसा कि कहाँ हो रहा है, पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग क्या होता है, लाल और भूरा होता है। इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और शुष्क और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और मृदा की सतह के नीचे क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है वन मृदा। वन मृदा हमें कहाँ मिलती है, आमतौर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं और हिमालय के क्षेत्रों में इनका बहुत अधिक अप्रदन होता है। क्योंकि वन मृदा है, फॉरेस्ट वाली है, जंगल वाली, तो वहाँ पर मृदा प्रदन होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों में, जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं क्या होती हैं, उपजाऊ होती है। नदियों के पास वाली जो मृदा होती है वो उपजाऊ होती है। मृदा प्रदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मृदा अप्रदन बोलते हैं। मृदा के बनने और प्रदन आमतौर पर साथ साथ चलता है और दोनों का संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, पशुचारण, उससे क्या हुआ है, बहुत ही खनन हो रहा है। क्लियर। सो अब हमें मृदा का संरक्षण करने की ज़रूरत है। सो संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो हो क्या रहा है, मृदा प्रदन।
मृदा अपरदन क्या होता है? जब पानी आता है, एकदम से बारिश आती है तो मिट्टी को बहा ले जाती है, उसी को हम मृदा अपरदन बोलते हैं। अब पानी से जो मिट्टी कट जाती है तो कट के क्या बनती है? अवनालिकाएं बन जाती हैं, और ऐसी भूमि जोतने लायक नहीं रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि या फिर बैडलैंड बोलते हैं। चंबल बेसिन में हमें ऐसी ही भूमि देखने को मिल जाती है। कई बार जल से विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए जल मिट्टी को अपने साथ ले जाता है, जिससे कि पूरी की पूरी मिट्टी की सतह ही पानी के साथ बह जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? चादर अपरदन और शीट इरोजन बोलते हैं। ये देखो, ये क्या है? अवनालिकाएं। ऐसे अवनालिकाएं दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट, पवन द्वारा। अब पानी के द्वारा मृदा अपरदन होता है और हवा के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। जब हवा तेज होती है, वो भी मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, उपजाऊ सतह होती है, उसको बहा के ले जाती है। मृदा पवन द्वारा अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। अब कृषि के गलत तरीकों की वजह से ये मृदा अपरदन भी बढ़ता जा रहा है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर हल चलाएंगे तो मिट्टी जो होती है नीचे ढल जाती है, जिसके कारण इसके अंदर से पानी बहता है और मृदा का क्या होता है? कटाव होता रहता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर चलने से जो जल बहाव की गति होती है वो घटती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? समोच्च जुताई मीन्स कंटूर प्लगिंग कहा जाता है। अगर भूमि ढाल वाली है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? सोपान बना सकते हैं। सोपान मीन्स सीढ़ीदार खेती। मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि की जाती है। बड़े खेतों को यहाँ पर पट्टियों में बांटा जाता है, और पट्टियों में क्या होता है? पट्टियां बनाकर उसमें घास लगा देते हैं, जिससे कि मिट्टी पानी के साथ बहती नहीं है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पट्टी कृषि मीन्स स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं। और कई जगह पर पेड़ों को कतारों में लगाया जाता है कि वो रक्षक का काम करेंगे, हवा से, पानी से मिट्टी को बहने से रोकते हैं, जिसे हम शेल्टर बेल्ट या फिर रक्षक मेखला भी बोलते हैं। रक्षक पट्टियों का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पश्चिम भारत में रेत के टीलों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के पर्यावरण की दशा। हमारे देश में क्या हो रहा है? एक सुक्खू माजरी गांव है झाबुआ जिले का, और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण की जो प्रक्रिया है उसको पलटा जा सकता है, कि अगर कहीं पर भूमि की गुणवत्ता खराब हो रही है तो हम उसे सही कर सकते हैं, और इस गांव ने यह किया है। सुक्खू माजरी में वृक्षों का जो घनत्व है 1976 में कितना था? 13 प्रति हेक्टेयर था, और जो कि 1992 में कितना हो गया? 1200 प्रति हेक्टेयर। सोचो, 13 से 1272 कितना बढ़ा लिया उन लोगों ने। और पर्यावरण के पुनर्जनन से संसाधन की उपलब्धता, कृषि, पशुपालन, इन सब में सुधार आया, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। तो उनकी जो औसत है वो कितनी हो गई थी 1984 तक? औसत आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। उस टाइम पे भी इतनी ज़्यादा थी उनकी औसत। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को खुद फैसला लेने का हक दिया है, और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल, उसको जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा भी बना रहे हैं। क्लियर? यहाँ आपका लेसन होता है खत्म। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।